तो आज हमारी योग दर्शन की 28वीं कक्षा है। प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत 10वां सूत्र हम कल देख रहे थे। 10वें सूत्र का व्यास भाष्य भी पूरा हो गया था, पूरा देख लिया था हमने। और आज के लिए आपके प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करने के लिए कहा था कि आप अपने प्रश्न यहाँ रख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर ही ले लेते हैं। यदि किसी को इसमें से कोई विषय समझ में नहीं आता है तो फिर उस पर बात करेंगे। जी, बताइए किसी का कोई प्रश्न हो कल की इस निद्रा वृत्ति को लेकर के। ये व्यास भाष्य है। जी, मोहनलाल आर्य जी, आप बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ आचार्य जी, कल जो आप बता रहे थे कि जब आदमी बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करके थका हुआ होता है जी। तो उसे जो निंद्रा आती है, जी। उस निंद्रा का आपने कुछ ऐसा दिया था, तमोगुणी युक्त। तमो निंद्रा हालांकि तमोगुणी युक्त ही होती है, जी। पर उसमें कुछ मुझे ऐसा जो मुझे प्रतीत होता है, मैं बता रहा हूँ कि जो शारीरिक थकान है, शारीरिक थकान से वो आदमी शरीर से थक के और बिल्कुल सात्विक निद्रा में सोएगा। जी। मेरा तो ऐसा अनुभव स्वयं का। हाँ जी। और जी जी, यही मैं कहना चाहता हूँ जी। हाँ जी। अभी आपने स्वयं ही कहा था कि अत्यधिक शारीरिक परिश्रम, एक होता है शारीरिक परिश्रम करना, एक होता है अत्यधिक करना। तो वहां मैंने अत्यधिक कहा था और आप भी अत्यधिक को कह रहे हैं। एक तो सामान्य रूप से हम घर का काम करते हैं, ऑफिस का काम, खेत का काम, या कोई व्यक्ति जिसका जैसा अपना काम है वो करते हैं। उससे थक करके निद्रा आती है और अधिकांशतः वो सात्विक ही होती है यदि हमारी दिनचर्या ठीक है, भोजन ठीक है। पर यदि अत्यधिक परिश्रम, देखिए मैंने शब्द फिर से बोल रहा हूँ, अत्यधिक। अत्यधिक का मतलब होता है जब व्यक्ति का अपना सामर्थ्य भी उतना नहीं है, क्षमता से अधिक कार्य करता है, वो होती है अत्यधिक परिश्रम। उसको अत्यधिक परिश्रम की स्थिति बोलते हैं। अब ऐसे में व्यक्ति सोएगा तो क्या होगा? आपने खुद देखा होगा, आप तो खेत में काम करते हैं। अब जिस दिन अधिक परिश्रम हम कर लेते हैं, रात्रि में आके उतनी जल्दी निद्रा भी नहीं आती जितनी जिस दिन ज्यादा थक जाते हैं। किसी को लगता होगा कि जी ज्यादा थक जाते हैं तो फिर तो निद्रा बड़ी जल्दी आ जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है, उतनी जल्दी नहीं आती उस दिन। फिर रात्रि भर ऐसी हालत रहती है, ये मूढ़ता वाली। गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वापसम, सुबह को उठ के ऐसा ही लगता है कि रात बड़ी मूढ़ता रही, जब अत्यधिक थकान होती है। सामान्य थकान होती है जो हम थकते ही हैं तो उसमें तो सात्विक ही होती है ज्यादातर। लेकिन जो बहुत अधिक शारीरिक या मानसिक परिश्रम होता है उसमें फिर सुबह में मूढ़ता अधिक दिखती है। बात आ रही है समझ में? जी आचार्य जी, मानसिक की नहीं कह रहा, मैं शारीरिक की कह रहा हूँ। शारीरिक की अधिकता होने से, शरीर की अधिकता होने से, और इतनी प्यारी नींद आती है। मैं अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ, जब हम कार्य अधिक करते हैं, क्षमता से अधिक, तो बस दूध पीने के बाद में बस ये रहता है कि निद्रा आई, और बड़ा अच्छा अनुभव प्रतीत होता है। ये मैं स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। जी आचार्य जी। मुझे नहीं पता आप अत्यधिक में क्या ले रहे हैं, क्योंकि अत्यधिक परिश्रम में जो लोग जानते हैं, बहुत अधिक परिश्रम करने वाले, वो समझते भी हैं इस चीज को। पर अब आपके साथ ऐसा हो सकता है तो क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है। वो मानसिक तो तनाव हो ना कुछ भी, जी। यदि मानसिक तनाव नहीं है तो बहुत प्यारी निंद्रा आती है। और उसे मैं मूढ़ अवस्था नहीं कह सकता, और जो भी आप समझें। जी देखिए मैं 2-3 बार कह चुका हूँ, परिश्रम करना बहुत बढ़िया है, सच में परिश्रम से अच्छी निद्रा आती है, लेकिन अत्यधिक जब विशेषण लगाया, अत्यधिक, अधिक, बहुत अधिक जब होता है परिश्रम, उसमें जो निद्रा होती है वो निश्चित रूप से मूढ़ता वाली ही होती है। अब मैं आपके परिश्रम पर अंगुली नहीं उठा रहा हूँ कि आप परिश्रम करते हैं कि नहीं करते, कितना करते हैं, उसका कोई पैरामीटर तय नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन ऐसी स्थिति में कि जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ आज। कौन है रोने फेंका तो लड़की तो। हाँ, देखिए जैसे मैं भी खेत में काम करता हूँ और उस समय जैसे आज गन्ने भरे हमने, गन्ने भर कर लाए थे।
मान लीजिए मेरी क्षमता 10 क्विंटल गन्ने भरने की है, मैं अकेला भर सकता हूँ 10 क्विंटल, ज़्यादा भी भर लेता हूँ मैं। लेकिन किसी दिन बाई चांस मुझे 20 क्विंटल गन्ने भरने पड़ गए, ये मेरी क्षमता से अधिक का काम हो गया। उतनी क्षमता नहीं है मेरी भरने की, लेकिन 20 क्विंटल एक दिन भरने पड़ गए मुझको बैलगाड़ी में या ट्रॉली में। तो उस दिन की जो स्थिति होगी बहुत अधिक थकान वाली होगी, बहुत अधिक थकेगा शरीर उस दिन। तो ये तो एक उदाहरण था केवल शारीरिक थकान का, साथ में यदि मानसिक थकान भी हो तो भी फिर ऐसी मूढ़ता आती है वहां पे। क्लांतम में चित्तम आया था ना, उसका एक लक्षण क्लांतम में चित्तम से भी दिया जाता है। तो अत्यधिक परिश्रम को समझना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है आचार्य, मैं बताऊं आचार्य जी? जी माता जी बताइए। ये आप सही कह रहे हैं मूर्ता वाली कि निद्रा आती है वाकई से, मतलब आप जितनी अपनी औकात से ज्यादा काम कर लेना। तो वाकई ये आपने स्पष्ट किया और बहुत खूबी से मुझे समझ आया है कि एक होता है कि मतलब परिश्रम कर रहे हैं तो अच्छी खूब बढ़िया निद्रा आती है, वो सही है। जी लेकिन एक होता है कि नहीं मुझे इतना करना है कितना भी हो, तो अगर हम अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य कर लेते हैं तो वाकई ये मूर्ता वाली रहती है। और पूरी रात नींद नहीं आती, लेट नाइट तक मतलब आती हाँ भी है निद्रा, नहीं भी आती, उलझन भरी रहती। और फिर वो सुबह उठो तो लेजीपन रहता है, अजीब सा रहता है। हाँ और बिल्कुल। अगर हाँ, और अगर हम परिश्रम करते हैं फिर मतलब गो टू बेड देन मतलब बढ़िया से अच्छी से निद्रा आती है। जी तो आपने अच्छे से कहा, तो मेरे ऊपर तो खैर लागू होती है। जी। हाँ ठीक है बढ़िया। मीरा बिटिया आप बताइए, कोई प्रश्न हो तो आपका। जी आचार्य जी, हम कक्षा में कल तो नहीं जुड़े थे, लेकिन निद्रा वृत्ति से संबंधित मेरे कुछ प्रश्न हैं। हम्म। और जो आप अभी आप कह रहे थे आचार्य जी कि अत्यधिक परिश्रम के कारण जो निद्रा आती है तो वो मूढ़ावस्था की होती है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है। क्योंकि हम भी अगर अत्यधिक परिश्रम करते हैं तो प्रातः ऐसा लगता है कि मानो कि अभी निद्रा पूरी भी नहीं हुई, और लगता है कि अब मतलब 1 घंटे पहले ही सोए थे। उस रूप में भी कभी कभी ऐसी अनुभूतियां होती हैं। जी तो और आचार्य जी एक चीज और मेरे साथ जो घटित होती है कि जैसे हम लेटते हैं तो कभी कभी मन उस स्थिति पर जाता है, मुझे नहीं पता है किस रूप में रखना चाहिए कि पता नहीं कौन सी गहराई में चला जाता है, ऐसे घूमते 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 घूमते, पर कुछ स्पष्ट ही नहीं होता कि वो कैसी वृत्ति होती है जिसका कोई स्पष्टीकरण मैं नहीं रख सकती। और बस कोई ऐसी गहराई है जिसपे चला ही जा रहा है, कोई चला ही जा रहा है, बस उसकी कोई था नहीं मिल रही कि जहाँ पर अब रुकना चाहिए। ऐसी स्थिति कभी नहीं, कई बार आई है मेरे साथ। ऐसा होता है निद्रा की अवस्था में, जैसे कि बहुत गहराई में कोई चला जा रहा है, बहुत अधिक। तो हम्म। ये वृत्ति है या कुछ और ही है कि मानसिक कोई ऐसी स्थिति जो नहीं होनी चाहिए, ये चीज। और क्योंकि किसी के साथ ऐसा मैंने देखा और सुना नहीं है, तो उसे रख भी नहीं पाते कि क्या ये चीज है जो ऐसे गहराई की ओर चली जाती है। और ऐसा भी होता है आचार्य जी कि बस जा ही रहा, पता नहीं कहाँ जा रहा है इस रूप में। हाँ ये सोते हुए होता है। जी आचार्य जी, सोते हुए होता है और मुझे स्पष्ट स्मरण रहता है जब भी मैं जगती हूँ हम्म। कि बस जितने समय तक जाएगा वो, जैसे कि मन की एक ऐसी स्थिति है जैसे कि मन स्वतंत्र रूप में विचरण कर सकता है परमात्मा के ध्यान में। हम्म। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका मन यहाँ पर टिका, मतलब पूरी तरह से विचरण कर रहा है उसी रूप में। एक उसमें ये होता है स्वतंत्र रूप से होता है। और इसमें होता है सोते समय कि वो एक ही वृत्त, एक ही आकार में ऐसे घुसता ही चला जा रहा है, चला जा रहा है, कोई था ही नहीं मिल रही कि कहीं पर तो रुके। अब ये स्थिति होती है और मुझे नहीं पता कि क्या है। हम्म। देखिए सुषुप्ति में दो चीजें होती हैं, एक तो निद्रा होती है और एक स्वप्न होता है। तो जो निद्रा होती है उसको तो हमने कल समझा ही था कि जहाँ अभाव का बाद में हमको बोध होता है, अभाव का भी उठ करके बोध होता है कि हाँ वहाँ हमको कुछ पता नहीं चला। लेकिन यदि उठ करके पता चल रहा है तो वो स्वप्न जैसी स्थिति है। हर स्वप्न का सुबह उठ के बोध भी नहीं होता, स्मृति भी नहीं आती। बहुत सारे स्वप्न ऐसे होते हैं जो हमको एज इट इज याद होते हैं। कई बार उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा याद रह जाता है, मोटी मोटी बातें याद रह जाती हैं स्वप्न की उठने के बाद में। कई बार पूरा स्वप्न ही गायब हो जाता है, याद ही नहीं आता। तो बहुत सारी चीजें स्वप्न के अंदर घट रही होती हैं, काल्पनिक चीजें होती हैं, वो आगे आएगा स्मृति वृत्ति में भी देखेंगे, उसको विस्तार से समझेंगे। लेकिन जो स्थिति आप बता रहे हैं कि आप उस बात को महसूस भी कर पा रहे हैं कि मन की था पता नहीं कहाँ तक जा रही है, अनंत में विचरण कर रहा है, ऐसा हो रहा है,
तो यदि ये बोध हो रहा है, कम से कम ये निद्रा वृत्ति नहीं है, क्योंकि जिस समय निद्रा ली जा रही है उस समय तो बोध का अभाव ही है। अनुभूति होती है, अनुभूति तो उस समय रहती है, चित्त में रहती है। वो कौन सी अनुभूति रहती है? सुखम अवम अहम अस्वापसम वाली। लेकिन उस समय जीवात्मा उसको पकड़ नहीं पाता, बस वो अभाव ही रहता है उसका। उठ करके बिल्कुल पता नहीं चलता कि सोकर, जिस समय सो रहे थे उस समय अनुभूति क्या थी, पता ही नहीं चलता। वो तो सोकर हम एक अनुमान करते हैं, उठने के बाद जो हमको अभाव का बोध होता है, अभाव का भी एक ज्ञान होता है कि इतने समय तक मुझको कुछ पता ही नहीं चला। ये निद्रा वृत्ति है। तो जो आपके साथ है स्थिति वो स्वप्न जैसी हो सकती है। जी आचार्य जी, ये ऐसा ही है कुछ कि मतलब सोने से पूर्व भी मुझे, मतलब जब वो स्थिति रहती है तब भी मुझे पता रहता है कि ऐसा हो रहा है, और उठने के बाद तो स्पष्ट हो ही जाता है कि हाँ ये ऐसा ऐसे मैंने देखा, ऐसे मेरे साथ अनुभव हुआ। और सोते समय कुछ चीजें होती हैं कि नहीं पता चलता, अभाव रहता है, लेकिन मुझे अच्छे से पता होता है कि ये चीज हो रही है। हाँ तो ये देखिए, चीज विशेष है। हाँ तो जिस समय हो रही है तो उस समय आप जागृत, आपकी जागृति ही है वो। जैसे सोने से पहले हम स्थितियां बनाते ही हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं कि अब कोई ज्यादा विचार नहीं आने चाहिए। कई बार कुछ लोग ओम का जप करके सोते हैं, कुछ लोग अपने श्वासों पे ध्यान लगा के सोते हैं, कुछ लोग बहुत एक शून्यता जैसी स्थिति में चले जाते हैं निद्रा से पहले ही। तो वो भी अपनी एक जड़ता जैसी स्थिति है, उसमें कोई बोध विशेष है नहीं। तो उसको ना तो निद्रा में लेंगे ना स्वप्न में लेंगे। जी आचार्य जी, विशेष ये होता है कि वस्तु नहीं होती, मतलब जैसे कि पहाड़ पौधे ऐसे कुछ, मतलब हाँ कोई कोई वस्तु रूप में नहीं मुझे दिखता, हाँ और हाँ बस कुछ। हाँ, लेकिन है वो जागृति ही। वो प्रत्यक्ष में ही आएगा, बोध हो रहा है, बहुत कम बोध हो रहा है जागृति में, ऐसा कह सकते हैं। चलिए अखिलेश तिवारी जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं ये है कि जैसे ये जो निद्रावस्था के विषय में आपने बताया है, जी तो जो मेरी समझ में आया है कि ये ध्यान के समय इसका निषेध होना चाहिए, क्यों साहब? हाँ जी। यही बात तो है ना सर, हाँ जी बिल्कुल। कि जब हम उपासना में बैठे तो निद्रा वाली ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। हाँ जी। मुख्य बात तो यही हुई ना साहब। जी जी बिल्कुल यही होगी। बस ठीक है साहब, ये बात, धन्यवाद, इतना ही जानकारी देनी। हाँ बढ़िया। वैसे आज इस बात को और थोड़ा खोलेंगे, बताएंगे, बात करेंगे। चलिए मैं अभी बता देता हूँ इस बारे में, बाकी लोगों के प्रश्न लेंगे अभी। आप म्यूट कर लीजिए। निद्रा जो वृत्ति है वो व्यवहार काल में बड़ी उपयोगी है। अब कोई सोचे कि वृत्तियां अपने आप में बेकार चीज होती हैं, इनको तो रोकना ही है जी हर हालत में, सोना ही नहीं है, निद्रा पे विजय प्राप्त करनी है, अर्जुन की तरह गुड़ाकेश बनना है। गुड़ाकेश बोलते थे ना अर्जुन को, उसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो निद्रा पर विजय प्राप्त कर लेने का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति सोएगा ही नहीं कभी भी। समय पे सोएगा, जब आवश्यकता होती है उठने की जल्दी उठ जाएगा, कम निद्रा में काम चला लेगा, 2-3 घंटे सो लेगा मोदी जी की तरह। जैसे मोदी जी को हम कहें, वो गुड़ाकेश व्यक्ति हैं, उन्होंने निद्रा पे विजय प्राप्त कर रखी है। पूरा दिन का परिश्रम होता है लेकिन 3-4 घंटे में काम चला लेते हैं वो अपना, और अगले दिन फिर से तरोताजा होकर के वो फिर से अपने काम में धूमधाम से लग जाते हैं। तो उनकी निद्रा सात्विक निद्रा है और उपयोगी निद्रा है। उस निद्रा का उपयोग लेकर के वो जनहित में, राष्ट्र हित में काम करते ही रहते हैं पूरा दिन। तो ये व्यावहारिक रूप से काम करने के लिए, सांसारिक जीवन को चलाने के लिए, तरोताजा बने रहने के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए, और मन की जो ये स्त्यानम वाली स्थिति है जो हमने कल देखी थी, जब मन खोया खोया सा रहता है, अकर्मण्य जैसी स्थिति में रहता है, या मन बहुत क्लांत रहता है, अलसाया सा रहता है, खोया खोया सा रहता है, इन स्थितियों को दूर करने के लिए ये निद्रा वृत्ति बड़ी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और ऐसी वृत्ति जो हमको मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ाती है, इसका बोध होने पर जब हमको लगता है कि भाई आज मन बड़ा प्रसन्न है, खुश है, और अब मेरी साधना अच्छे से हो पाएगी, चिंतन मनन बढ़िया से हो पाएगा, मन खुला खुला सा है, ताजगी है, एकदम ऊर्जा जैसी है शरीर में भी मन में भी, तो ये हमको मुक्ति की ओर बढ़ाने वाली है। ये निद्रा वृत्ति की अक्लिष्टता हो गई। लेकिन जब निद्रा पूरी नहीं हुई ठीक से, ये दुखम अहम अस्वापसम वाली स्थिति है, रात में बड़ा परेशान होके सोया, या बड़ी मूढ़ता थी चित्त में, मन में, शरीर में, और गुरुणी में गात्राणी, मेरे शरीर के अंग बड़े भारी भारी से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर बड़ा भारी हो गया है। ये स्थितियां जो हैं ये व्यक्ति को कहाँ ले जाएंगी?
अधार्मिकता की ओर ले जाएंगी, ये व्यक्ति को आलसी बनाएंगी, संसारिकता में धकेलेंगी। ये वृत्तियां, इस प्रकार की जो वृत्ति निद्रा वृत्ति बन रही है, ये राजसिकता और तामसिकता से युक्त होके है। सीधा सीधा विद्या अविद्या से जोड़ के नहीं देख सकते हम यहाँ पे। तो राजसिकता तामसिकता और सात्विकता से जोड़ के जो निद्रा को हम क्लासिफाइड करेंगे कि ये सात्विक, ये क्लिष्ट बनेगी कि अक्लिष्ट बनेगी, तो इस प्रकार से हम दोनों में भेद कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति क्लिष्टता में और अक्लिष्टता में जाता ही है। जिसकी निद्रा अच्छी चल रही है, सात्विक निद्रा है, वो व्यक्ति जल्दी उन्नति कर लेता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, जैसे अभी श्रीमान जी कह रहे थे, अखिलेश तिवारी जी, कि जब हम उपासना करने बैठे तो बहुत सारे लोग जैसे ही उपासना में बैठते हैं 10-15 मिनट हुए तो निद्रा आने लगती है। निद्रा आने का सीधा सा मतलब ये है कि उपासना में रुचि नहीं है। और देखिए बाधा किस तरह से होती है निद्रा में, क्षमा कीजिए, उपासना में निद्रा बाधा कैसे करती है। अब उपासना में बैठे हैं, उपासना में बोध किया जाता है किसी चीज का, किसी चीज को जानने के लिए बैठे हैं। वहां हमको किसी ना किसी विषय को लेकर के पकड़ के हम चले हैं कि इसका हमको बोध करना है, इसका साक्षात्कार करना है। भले ही चाहे वो भौतिक विषय हों चाहे आध्यात्मिक विषय हों, उनका बोध ही करता है व्यक्ति उपासना में जाके, समाधि तक पहुंचता है। चाहे एक वृत्ति बना के चले, चाहे वृत्तियों का निरोध करे। लेकिन निद्रा वृत्ति, जैसे निद्रा आई उपासना में बैठ के, तो निद्रा में तो अभाव आता है, या वो वृत्ति ऐसी बनती है जहां आत्मा को किसी प्रकार का कोई बोध ही नहीं हो रहा है, जबकि समाधि में बोध होता है। किसी को लग सकता है जी समाधि में भी तो कोई बोध नहीं होता, लेकिन नहीं, समाधि जागृति की अवस्था होती है, सावधान वाली अवस्था होती है। व्यक्ति सावधान होता है, जागरूक होता है और उसको ज्ञान हो रहा होता है समाधि में। निद्रा समाधि से एकदम बिल्कुल विपरीत स्थिति होती है। निद्रा में तो अभाव है ज्ञान का, हालांकि अनुभूति हो रही है वहां पे भी, सुखम अहम अहम अस्वापसम वाली, जो हमको अनुमान से उठ करके पता चलती है, संप्रबोधे, उठने के बाद में पता चलती है। लेकिन वो भी जो अनुभूति है, वो अभाव किस चीज का होता है वहां पे। अभाव उस चीज का है जो जागृति में हम प्रत्यक्ष करते रहते हैं चीजों का। ये सोने के बाद में हमको वो अभाव नहीं होता। जैसे खाते हैं, चखते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, इस चीज का अभाव होता है निद्रा में। एक दृष्टि से देखें तो बड़ी अच्छी भी होती है निद्रा वृत्ति, कि जी इसमें फालतू की वृत्तियां आती ही नहीं है। इसमें फालतू के विषय जो दैनिक जीवन में चलते रहते हैं, जो विभिन्न विचार आते रहते हैं मन में, उनसे तो व्यक्ति बचा ही रहता है ना। इस अंश में तो बहुत अच्छी होती है निद्रा वृत्ति। लेकिन फिर भी अभाव होना, ज्ञान का अभाव होना, ये भी एक बड़ी खराब स्थिति है। इसलिए निद्रा वृत्ति को रोकने के लिए कहा जाता है, उपासना में बैठे तो हमको रोकना ही होता है। अब बलपूर्वक रोके कोई, दिन भर तो खूब परिश्रम किया, रात में भी रात भर जागा और सुबह उठ के सोचता है कि मैं अब उपासना में बैठ जाऊंगा, साधना में बैठ जाऊंगा और मेरी अच्छी स्थिति बन जाएगी, और फिर बलपूर्वक उस समय निद्रा को रोक रहा है। कुछ लोग बड़े उपाय करते हैं, अपनी चोटी को ऊपर बांध लेंगे, रस्सी बांधी ऊपर चोटी बांध ली, या कुछ और उपाय कर लेते हैं, हाथ मतलब जल लेकर बैठेंगे, छींटे मारेंगे अपने ऊपर, कभी कुछ करेंगे। कई सारे उपाय लोग करते हैं कि निद्रा ना आए। आपने व्यावहारिक जीवन में जो निद्रा वृत्ति का उपयोग लेना था, जिस समय सोना चाहिए था उस समय सोए नहीं, जिस समय इस निद्रा वृत्ति से लाभ लेना था वैसा लिया नहीं। अब ये निद्रा वृत्ति तामसिक रूप में, राजसिक रूप में आपको परेशान करेगी ही। उपासना में फिर बोध नहीं होने देगी जिस चीज का बोध होगा, इसलिए ये खराब होती है फिर वहां पे। ठीक है जी, ठीक है चलिए। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जी आगे बात करते हैं। अंकुश आर्य जी, आप बताइए। सबसे पहले सुरेंद्र कुमार जी, रुकना तो नहीं, सुरेंद्र कुमार जी आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए। सुरेंद्र कुमार जी, वीडियो का नीचे विकल्प है कोने में नीचे बाएं ओर। हाँ जी ठीक है जी। अंकुश जी अब बोलिए आप। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरी शंका ये है कि जैसे ये निद्रा वृत्ति है, इसमें इसको क्लिष्ट अक्लिष्ट बनाते समय आधार तो वही रहेगा ना, क्लेश हेतु कर्माशय प्रत्यय वाला। हाँ बिल्कुल ऐसा ही रखेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग करके देखना होगा हमको, कि जब निद्रा हमारी जैसे अच्छी। अब हाँ जी जी बोलिए। जैसे अभी आपने कहा
कि इसका विद्या विद्या से जोड़ के मत देखो, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, जी तो वो मतलब आप थोड़ा समझाएंगे, मतलब वो एक कंफ्यूजन की कंडीशन है वो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैं बताता हूँ, उसी बात को स्पष्ट करता हूँ अभी। सीधा सीधा जैसा हमने पीछे क्लिष्ट और अक्लिष्ट की परिभाषाएं देखी, उनके लक्षण देखे, सीधा सीधा नहीं घटेगी, लेकिन देखिए थोड़ा अर्थापत्ति से निकालते हैं संगति लगा के, कि ये जो वृत्ति है ये हमको उधर ले जाएगी क्लिष्टता या अक्लिष्टता की ओर। मूल में क्लेश होंगे ऐसा नहीं कह रहे हैं अभी। जब निद्रा अच्छी हो रही है, समय पर ली जा रही है, सात्विक निद्रा है, तो व्यक्ति किधर बढ़ेगा, ज्यादा चांस किधर रहेंगे, अक्लिष्टता की ओर बढ़ने के। जब सात्विक निद्रा है, व्यक्ति सुखी है, प्रसन्न मन है, प्रज्ञा में विशारदी करोति, उसकी बुद्धि निरंतर स्वच्छता से काम कर रही है, निर्मल है, तो चांस किधर को बढ़ने के होंगे, अक्लिष्टता की ओर को। लेकिन जब व्यक्ति दुखी है, मन खिन्न है और चंचल होकर भ्रमण कर रहा है, अनवस्थित है, एकाग्र नहीं हो रहा है, चांस किधर ज्यादा जाने के रहेंगे, क्लिष्टता की ओर, यानी अविद्या की ओर, राग में बढ़ेगा ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति द्वेष की ओर जाएगा, अस्मिता की ओर बढ़ेगा, अभिनिवेश की ओर बढ़ेगा। और जब अब इन क्लेशों से युक्त होगा, तो फिर वो जो कर्माशय के लिए जो क्षेत्र तैयार होता है, जो हमने पढ़ा था कर्माशय बनाने वाली होती हैं ऐसी वृत्तियां, फिर उधर ये वृत्ति सहायक होगी। सीधे सीधे नहीं होती, लेकिन उधर को धकेलने वाली होती है हमको, क्लिष्टता और अक्लिष्टता की ओर। ऐसा हम ले सकते हैं। अभी कोई बात तो स्पष्ट हुई? आचार्य जी, जी आंशिक रूप से हम ये थोड़ा हम मान सकते हैं समझने के लिए कि भाई अगर सुखपूर्वक नींद आई है तो उसमें जो वृत्तियां बनने का चांसेस रहेंगे वो मतलब अक्लिष्ट ही रहेंगे, हाँ जी बिल्कुल। ऐसा बोल सकते हैं। हाँ लेकिन लेकिन सिद्धांत वही रहेगा, क्लेश हेतु कर्माशय प्रत्यय वाला। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। एक बात और बस छोटी ठीक सी, है। सभी लोग समझेंगे, आप भी ध्यान से सुनिएगा। जब व्यक्ति सुखपूर्वक सोता है, तो सुखपूर्वक तो एक सांसारिक व्यक्ति भी सोता है जो क्लिष्ट वृत्तियों से युक्त होता है। क्योंकि उस दिन बताया था कि क्लिष्ट वृत्तियां जो होती हैं, वो शुभ सकाम कर्मों को भी तो उत्पन्न करती हैं। क्लिष्ट वृत्तियों से युक्त होकर व्यक्ति हमेशा पाप ही थोड़ी करता है। क्लिष्ट वृत्तियों से युक्त होकर व्यक्ति अच्छे भी कर्म करता है, धार्मिक काम करता है। तो ये जो धार्मिक काम करने वाला व्यक्ति जो क्लिष्टता से युक्त है, ये भी उधर बढ़ेगा, ये भी सुख की निद्रा लेगा। ये इसकी यदि सुख की निद्रा चल रही है, अच्छी निद्रा लेता है, सात्विक निद्रा, ये धार्मिक काम करेगा बढ़िया से। हालांकि धार्मिक काम जो होते हैं अधिकांशतः वो हमको सांसारिकता में धकेलते ही हैं, बंधन में ले जाने वाले होते ही हैं, जैसा उस दिन चर्चा हुई थी। ये वही लोग समझ सकते हैं जो उस दिन चर्चा में सम्मिलित होंगे। बाकी तो यदि व्यक्ति यदि वृत्तियां क्षमा कीजिए, यदि निद्रा हमारी सुख से है, निद्रा बड़ी उत्तम रीति से ले रहा है व्यक्ति, प्रसन्न मन है, बुद्धि बढ़िया से काम कर रही है, तरोताजगी है जीवन में, तो फिर ज्यादा चांस रहते हैं कि व्यक्ति अक्लिष्टता की ओर बढ़ेगा ही। और यदि विद्या भी है मूल में तो ठीक है जी। ठीक है जी, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी। जी चौधरी साहब आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जितना हम पाए हैं जी ये तीनों जो अवस्था है इसमें निद्रा वृत्ति में, जी ये सारी क्षिप्त मूड और विक्षिप्त वाली हैं, व्युत्थान स्थिति वाली है। हाँ जी। तो व्युत्थान स्थिति तत्व जो है इसको उसमें समाधि में तो ये बाधक होती है। हाँ जी। तो ये तो सारी की सारी फिर मतलब समाधि में तो जब बाधक हुई तो हमें तो इनको रोकना ही होगा, इसमें कोई लाभ तो हमें मिलेगा नहीं। लेकिन व्युत्थान काल में तो लाभ होगा। व्युत्थान काल में तो मतलब व्यवहारिक काल में। हाँ जी बिल्कुल। व्युत्थान काल किसको कहते हैं? व्युत्थान काल कहते हैं जो समाधि से भिन्न काल होता है, यानी योग से। उसको हम क्षिप्त मूड विक्षिप्त को व्युत्थान में लेते हैं, एकाग्र और निरुद्ध को हम योग में ले लेते हैं, योग कह लीजिए, समाधि कह लीजिए। तो बाकी तो क्षिप्त मूड और विक्षिप्त में रहते हैं, तब तो ये वृत्तियां लाभकारी होती हैं, निद्रा वृत्ति की जितनी स्थितियां हैं ये। और ये तीनों की तीनों उसी की है, व्युत्थानम स्थिति की। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि समाधि में तो ऐसा कोई होता ही नहीं है, समाधि में तो ये रहेंगी नहीं निद्रा वृत्ति। जी जी। हाँ जी। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जब आदमी संप्रजात या संप्रजात स्थिति में पहुंच जाता है जी, तो उस समय हमें ये निद्रा वृत्ति ना आवे, ये हमें प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना पड़ेगा। अगर ये आएगी तो ये बाधा करेगी वहां पे बहुत अधिक। जी जी जी। हाँ जी।
ये बस यही एक शंका समाधान था आचार्य जी। तो हाँ जी, बहुत सुंदर। देखिए इतना गहराई से विचार करते हैं ना, जैसे चौधरी साहब बड़े बढ़िया प्रश्न लेके आते हैं। इनके प्रश्न पीछे की स्थितियों को देख के होते हैं, क्योंकि इनका स्वाध्याय बड़ा गहरा है। आज देखिए चर्चा निद्रावृत्ति की चल रही है, लेकिन व्युत्थान काल को उठा के लाए हैं। और पीछे जो हमने चित्त की स्थितियां देखी थी, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, उसको भी पकड़ा है इन्होंने, उससे जोड़ के देखा है। तो यदि हमको पीछे का विषय भी स्पष्ट रहेगा, पीछे ऋषि ने क्या बातें बताई थी, वहां से जोड़ करके आगे आगे के विषय को हम पकड़ते जाएंगे, तो फिर हमको ऋषि का बिल्कुल सत्य मंतव्य स्पष्ट होगा और जीवन में लाभ भी दिखाई देगा। ये बातें केवल इसलिए बातें नहीं रह जाएंगी कि हमको केवल ये सूत्र रटने हैं, सिद्धांत रटना है, सिद्धांत समझ में आ गया जी, बात पकड़ में आ गई, इसलिए नहीं। जीवन में लाभ भी तो दिखना चाहिए फिर, और वो तभी दिखेगा जब हम संपूर्ण अर्थों को लेके चलेंगे, पीछे की जो व्यापक बातें कही गई हैं उनके साथ जोड़ जोड़ के देखेंगे। बहुत सुंदर, शोभनम जी। आर्यस जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मुझे एक शंका है। जी निद्रा की अवस्था में हाँ जी। आत्मा आत्मा मन से डिस्कनेक्टेड हो जाता है, मतलब ज्ञान का अभाव हो जाता है आत्मा को। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि ज्ञान का अभाव होता, अनुभूति तो हो रही होती है। कल हमने देखा था, ये देखे ना, असति प्रत्यानुभूते, यहाँ ये बताया था कि यदि ज्ञान का अनुभव ही ना हो तो ये प्रत्यमर्श, ये जो इतनी सारी हमको अनुभव होते हैं, ये स्मृतियां आती हैं कि मैं सुख पूर्वक सोया, दुख पूर्वक सोया, ये होगा ही नहीं। यानी उस समय आत्मा को अनुभूतियां तो हो रही होती हैं, लेकिन वो अनुभूतियां नहीं होती जो जागृति में होती हैं, वो अभाव रहता है उस चीज का। लेकिन आपने एक बात बढ़िया कही कि उस समय आत्मा का मन से कनेक्शन हटा हुआ होता है, आत्मा और मन का सीधा सीधा संबंध नहीं होता। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हट गया होता है, पूर्ण रूप से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ होता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, बाहर से, जैसे हम सो रहे हैं, निद्रावस्था में है इस समय, तो आत्मा का मन से संबंध बिल्कुल कटा हुआ है। पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, आंशिक रूप से जुड़ा हुआ भी है। अचानक से बाहर से किसी ने आके हमको सुई चुभो दी, या कोई नुकीली वस्तु हमारे शरीर में कहीं चुभा दी, तो एकदम से क्या होता है, बाहर से एक वृत्ति भीतर जाती है और अचानक से आत्मा के साथ मन का संबंध एकदम जुड़ जाता है। बाहर कोई विस्फोट हो गया, कोई बम किसी ने छोड़ा, कोई ऐसा जैसे पटाखा वगैरह छूटता है वो होता है, या अचानक से आके किसी ने शोर कर दिया, किसी ने आके थप्पड़ मार दिया, एकदम से वो संबंध जुड़ जाता है। लेकिन जिस समय पूर्ण निद्रा की स्थिति होती है, उस समय तो हम यही कहेंगे कि अधिकांशतः मन के साथ आत्मा का संबंध हटा हुआ ही होता है, कोई अनुभूति नहीं होती, जो बाह्य अनुभूतियां होती हैं। जी आचार्य जी, मतलब जब कुछ बहुत तेज ध्वनि सुनाई दे या इस प्रकार की कुछ संवेदना हो जी तब निद्रा निद्रा जो वृत्ति है वो खत्म हो जाती है और व्यक्ति जागृत हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आचार्य जी, यदि स्वप्न आ रहे हैं किसी को, जी तो ये कौन सी निद्रा में आई, ये रासिक निद्रा होगी? देखिए, स्वप्न एक अलग स्थिति होती है, स्वप्न वाली, स्वप्न निद्रा से अलग स्थिति होती है। अच्छा, वो अलग है। हाँ ये जागृत, स्वप्न, निद्रा और समाधि है, शायद हाँ हाँ 4 बिल्कुल। स्थितियां। इन तीन अवस्थाओं में देख सकते हैं हम। एक तो जागृति, जागृति जिसमें हम अभी जाग रहे हैं, बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये तो जागृति हो गई। एक होती है निद्रा अवस्था, जिसमें ज्ञान का अभाव है, जो बाह्य ज्ञान होता है, बाह्य विषयों को देखते सुनते हैं, उसका अभाव होता है, वो हो गई निद्रा। एक होती है स्वप्न की अवस्था, जिसमें कल्पित चीजें होती हैं। हमने व्यवहार काल में जो जो काम किए हैं, व्यवहार में जितनी चीजें हमने इकट्ठी की हैं, वो हमको स्वप्न के अंतर्गत वो कल्पित रूप में आती हैं। अब उनके हमको स्वरूप दिखाई देते हैं, सच्चे भी लगते हैं, कभी कभी झूठे भी लगते हैं। वो उसका आगे आएगा स्मृति वृत्ति में, वहां हम देखेंगे विस्तार से इसको। और तो स्वप्न वाली स्थिति एकदम अलग होती है निद्रा से। हाँ, लेकिन ऐसा समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को स्वप्न अधिक आ रहे हैं, तो उसकी निद्रा कम से कम सात्विक नहीं है, राजसिक कह सकते हैं। ठीक है जी जी। आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी जी, ठीक है। मीरा, आप कुछ कह रहे हैं बिटिया? जी आचार्य जी, हाँ जी। मेरे मन में एक प्रश्न आया कि जैसे कि कहते हैं, आपने ये बात कही कि मतलब निद्रा के समय ज्ञान नहीं होता, तो फिर निद्रा को
निद्रा वृत्ति को, सुसुप्ति अवस्था को मोक्ष के सादृश्य कथन क्यों कहा गया है? कि मतलब व्यक्ति जैसे मोक्ष में हो, कहीं कहीं कथन मिलता है कि हाँ मोक्ष के जैसा अनुभव करता है। और आचार्य जी, मेरा दूसरा ये भी प्रश्न है कि यदि हम मान लें कि कभी हमें स्वप्न न आए निद्रा के समय, तो क्या वो निद्रा जो होती है वो बहुत सुखपूर्वक वाली कैटेगरी में आएगी, या फिर स्वप्न आते हैं, स्वप्न भी आते हैं ऐसे जिसमें प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, तो स्वप्न का आना अच्छी निद्रा का मानक है कि ना आना अच्छी निद्रा का मानक है? हम बताते हैं। सबसे पहले पहली बात, पहले आप मुझे ये बताइए, आपने ये कहाँ पढ़ा है कि जो मुक्ति जैसी स्थिति होती है वो निद्रा के समान ही होती है? आचार्य जी, वक्तव्यों में सुना है मैंने, मतलब कई बार सुना है, इसलिए आपसे ये बात पूछी है। और मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है, लेकिन सुना जरूर है। हाँ, ऐसा कहा जाता है, लेकिन हमको किसी ने माइक अनम्यूट छोड़ा हुआ है, म्यूट कीजिए। देखिए, जिन लोगों का माइक बीच बीच में अनम्यूट हो जाता है, आपके पास बस केवल एक काम होता है, वो है सुनने का और देखने का। अगर मुझसे हो, क्योंकि मेरे पास 3 फ़ोन होते हैं, अगर मुझसे माइक गलती से अनम्यूट हो जाए, मेरा वीडियो खुल जाए, तो बात समझ में आती है कि जी मेरा हाथ कहीं लग गया होगा, 3 डिवाइस है मेरे पास। लेकिन यदि आपका ऐसे हो रहा है तो फिर इसका मतलब ध्यान कहीं और है। कई बार लोग लेट के निद्रा में भी कक्षा ले रहे होते हैं, तो ये बस ध्यान रखिए आप थोड़ा सा इस बात का। तो बेटिया, पहले आप वो प्रमाण लेके आएंगे ना कि जहां वो प्रमाण कहा गया है कि मुक्ति के सदृश निद्रा होती है। जब हम कोई उदाहरण दे रहे होते हैं तो हमको भाषा का अर्थ समझना होता है, क्योंकि भाषा जो होती है वो 100% किसी बात को नहीं समझाती, उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। और विशेषकर जब उदाहरण दिया जाता है तो उदाहरण का सारा अंश नहीं घटता उस विषय को समझने में। ये बात उस दिन हमारी हुई थी, कक्षा में ही बताई थी। तो जब हम मुक्ति को समझा रहे हैं निद्रा के सदृश, या निद्रा को मुक्ति के सदृश समझा रहे हैं, तो पहले वो उदाहरण क्लियर होना चाहिए कि निद्रा को मुक्ति के सदृश कहा है या मुक्ति को निद्रा के सदृश कहा है। आप वो उदाहरण लेके आइएगा, ठीक है? यानी वो प्रमाण कहाँ पर है, तब बात करेंगे इसमें। दूसरी बात क्या बताई थी, स्वप्न वाली। यदि स्वप्न आ रहा है तो देखिए, जब निद्रा टूटेगी तब स्वप्न आएगा, ये समझ लीजिए। और निद्रा रहेगी तो फिर स्वप्न नहीं होगा। और निद्रा में भी ये 3 स्थितियां मुख्य रूप से बताई हैं ऋषि ने। और भी हो सकता है किसी के साथ निद्रा में कुछ और भी हो रहा होता है। एक तो सुखम अहम अस्वाप्सम, एक दुखम अहम अस्वाप्सम, और एक गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम। यदि ये 3 चीजें हो रही हैं किसी के साथ निद्रा में, तो फिर हम समझ लें कि इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है फिर वो स्वप्न ही है निद्रा में, मतलब सुषुप्ति में। जब कुछ कल्पनाएं चल रही हैं, कुछ दृश्य दिख रहे हैं, वहां पे हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, उड़ रहे हैं हवा में, दौड़ रहे हैं, दौड़ा नहीं जा रहा है, बंदर पीछे भाग रहे हैं, सांप पीछे भाग रहे हैं हमारे, ऐसा खूब होता है स्वप्न में। तो वो तो सीधा सीधा हमको दिखता है कि स्वप्न ही है। लेकिन यदि उसके अलावा कुछ बोध ही नहीं हो रहा है, हर प्रकार से ज्ञान का अभाव है, स्मृतियों का अभाव है, या जो कुछ भीतर चल रहा है उसका अभाव है, फिर वो निद्रा ही है। और उस निद्रा के लिए 3 लक्षण बताए हैं कि वो निद्रा में वो 3 चीजें हो रही होती हैं इस प्रकार से, जो हमको उठने के बाद पता चलती हैं। ठीक है बिटिया? जी आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी, किसी को? आचार्य जी, एक जी थोड़ा सा, अभी जो निद्रा की बात चल रही थी आचार्य जी, जी इसमें हमने पढ़ा था, शायद सत्तार प्रकाश में किसी कक्षा में पढ़ा था जी कि मन और आत्मा कभी नहीं सोते हैं। हाँ जी इंद्रियां जो है हमारी, जी वो जो है सो जाती हैं, जी और मन इंद्रियों से उस समय कट जाता है। ये स्वप्न अवस्था की वार्ता हो रही है। हाँ जी और जब वो मन इंद्रियों से कट जाता है तो वो अपनी ही यादों में रहता है, यानी कि वो जो चित्त की यादें हैं उसमें हो जाता है, इंद्रियों से बिल्कुल कट जाता है और आत्मा से जुड़ जाता है। हाँ जी तो ये जो बात है, ये मतलब जो हम समझ रहे हैं, ये ठीक समझ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि
जिस समय ये, हाँ, कई बार लोगों में चर्चा का विषय रहता है कि ये जो निद्रा होती है, सुषुप्ति जो होती है, ये शरीर की होती है या आत्मा की होती है या इंद्रियों की होती है। यानी निद्रा की स्थिति जो कहते हैं, सुषुप्ति की स्थिति जो कहते हैं, ये इंद्रियों की होती है, मन की होती है, आत्मा की होती है। तो ज्यादातर झुकाव जो है विद्वानों का वो इस ओर रहता है कि तीनों का मिला जुला रूप रहता है। आत्मा को तो सीधे सीधे हम कह नहीं सकते कि सोता है, मन को भी नहीं कह सकते कि सोता है, इंद्रियों को भी सीधे सीधे नहीं कह सकते कि सोती हैं इंद्रियां। इन सब का मिला जुला रूप जो बनता है जब एक दूसरे से संबंध कट जाते हैं, जब शिथिलता आ जाती है, तब ये निद्रा बनती है, यानी सुषुप्ति बनती है, जिसमें जागृति नहीं है। अब वो चंचलता नहीं है, वो वैसी स्थितियां नहीं है जो अनुभूति की जागृत रूप में, प्रत्यक्ष रूप में हो रही होती हैं। तो सबका मिला जुला रूप है जब संबंध कट जाता है। लेकिन संबंध बनने में देर भी नहीं लगती है, आंशिक रूप से संबंध बना रहता है। कोई ऐसा ना सोचे कि बिल्कुल जैसे कोई गाड़ी है या बाइक है, उसमें गियर जब न्यूट्रल में लगता है, गियर लगाते हैं ना जब हम, तो गियर नहीं लगाया हुआ है, अभी न्यूट्रल में है, तो वो गरारी हट जाती है, मेन गरारी से, इंजन से हट जाती है। तो कुछ समय के लिए हटी है, आंशिक रूप से हट गई है, लेकिन यदि पहले गियर में डाला जाएगा तो तुरंत गाड़ी चल पड़ेगी एकदम से, ऐसा वहां पे स्थिति होती है। तो वैसी ही स्थिति हमारी सुषुप्ति की होती है। आंशिक रूप से थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल हो गए हैं हम वहां से, हमारा चित्त का इंद्रियों से संबंध कुछ समय के लिए हट गया है, चित्त का आत्मा से संबंध कुछ समय के लिए हट गया है, लेकिन जुड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगता, बहुत कम अंशों में वो जुड़ा रहता है। तभी तो थोड़ी थोड़ी अनुभूति होती रहती है निद्रा में भी। वो जो ये जो अनुभूतियां बताई हैं कि ये इस प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, इस प्रकार का प्रत्यय होता है, तभी तो वो प्रत्यमर्श होता है, यानी स्मृति उठ के आती है, तो अनुभूति तो हो रही होती है वहां पे भी, लेकिन वो अनुभूति पता नहीं चलती सोते समय। ये मुख्य बात रहती है, ये बड़ी विचित्रता है निद्रा की। और सीधा सीधा इंद्रियों से भी जुड़ाव नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे मान लीजिए हम सो रहे हैं, निद्रा में है, गाढ़ निद्रा है हमारी, कोई हमारी नासिका के सामने लाके कोई पुष्प रख दे, फूल रख दे, तो फूल रखा हुआ है आराम से हमारे सामने, कोई और किसी प्रकार की गंध हो, अब हमने उठाया, जगाया उस व्यक्ति को, और जगा के पूछा, एक दो मिनट बाद जगाया, कहा कि बताना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने एक फूल रखा था नासिका के आगे, बताइए कौन सा था, क्या गंध आ रही थी? तो व्यक्ति कहेगा जी मुझे तो पता ही नहीं था। यही तो अभाव है, इसी को तो अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा कहा। तो आंशिक रूप से कट गया होता है संबंध, लेकिन कुछ इंद्रियों के साथ बड़ा गहरा संबंध होता है वहां पे। जैसे कर्ण इंद्रिय के साथ अचानक से कोई कुछ चुभा दे, या कोई अचानक त्वचा के साथ बड़ा संबंध होता है, कोई हल्की सी चींटी भी घूम जाए, व्यक्ति एकदम खड़ा हो जाता है, बड़ी जल्दी जागृत हो जाता है। तो आंशिक रूप से संबंध रहता है, लेकिन अधिकांशतः संबंध कट गया होता है। ठीक है जी जी। आचार्य जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। मोहनलाल आर्य जी कुछ कह रहे हैं फिर से? जी आर्य जी बताइए। अंकुश आर्य जी आप कहिए। अरे जी, कई बार ऐसी स्थितियां होती है जैसे हम दैनिक क्रियाकलापों में देखते हैं जी कि भी जो ये मेरे सामने घटना घट रही है ये मैं पहले देख चुका हूँ। जी। ऐसा शायद औरों के साथ भी होता होगा, और हाँ बहुत जी। बार होता है ऐसा, और हम उससे पहले अनुमान नहीं लगाते कि आगे क्या होगा क्षण प्रतिक्षण, लेकिन जैसे जैसे वो घटना घटित हो रही है समय के साथ, वो हमें आभास होता रहता है कि हाँ मैंने बिल्कुल इसको ऐसा ही कहीं देखा है, इसके बारे में बिल्कुल ऐसा ही सोचा था और ऐसा ही ये हो गया है। जी। तो मतलब ये कई स्थिति होती है और पहले हुआ नहीं है। जी, मतलब मन में साथ साथ आभास होता रहता है हम्म। कि भाई ये घटना तो मैंने देखी थी, जी शायद इसका मैंने स्वप्न लिया था और ये अब वास्तव में घटित हो रही है मेरे सामने। जी। कुछ भी सामान्य घटना हो सकती है आचार्य जी, कुछ भी हाँ जी। दैनिक क्रियाकलाप की, कहीं जा रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई विषय है, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। स्मृति वृत्ति के अंतर्गत ले सकते हैं उसको। जैसे किसी के साथ कुछ आभास होते रहते हैं कई बार, जैसे स्वप्न में ही कोई स्वप्न देख लिया, मान लीजिए स्वप्न में कोई दुर्घटना हो गई अचानक से। ऐसे कई बार होता है, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि एक बार स्वप्न में देखा था, एक दुर्घटना हो गई ट्रेन की, और बाद में अचानक से मुझे आभास हुआ, पता चला कि कहीं ट्रेन की दुर्घटना हुई है, और बाद में समाचारों में देखा
तो पता चला वो सच में ही ट्रेन में दुर्घटना हो गई थी। तो फिर याद करते हुए जाते हैं पीछे को, विचार करते हैं, आभास हुआ था जी कभी तो, फिर पता चला ये तो स्वप्न में देखा था, या पहले आभास हुआ था। तो इस प्रकार के उदाहरण जो बड़े। जो हम स्वप्न में देखते हैं आचार्य जी, उसके जो संस्कार होते हैं, मतलब उसकी जो ये लिखा है ना प्रत्याविमर्श, ये मतलब पहले से ही विद्यमान होता है हमारे चित्त में। हाँ बिल्कुल होता है, पूर्व जन्मों का भी होता है इसमें, और इस जन्म का भी होता है। देखा ना, जैसे उठते हैं हम सोने के बाद में, क्षमा कीजिए, जैसे स्वप्न कई बार इस प्रकार के देखते हैं कि हम उड़ रहे हैं, जबकि इस जन्म में कभी नहीं उड़े हम। तो ये उड़ने के संस्कार किसके हैं? ये उड़ने के, पूर्व जन्म के हो। हाँ पूर्व जन्मों के हैं बिल्कुल। और वो भी कौन से पूर्व जन्मों के? जब हम कभी पक्षी रहे होंगे। नवचर रहे होंगे। हाँ जी, नभचर रहे होंगे। और भी बहुत सारी चीजें धन्यवाद होती हैं, आचार्य। ऐसी ऐसी अजीब चीजें होती हैं जो इस जन्म में कभी हुई नहीं है हमारे साथ, कभी देखा ही हाँ नहीं जी है। जी भाई, तो उसको हम पूर्व जन्म से जोड़ के देख सकते हैं हाँ कि जी कभी न बिल्कुल। कभी हम इस योनि में रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, ऐसा देख सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। आचार्य ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा था। अच्छा जी, ठीक है। जब गहरी नींद होती है आचार्य जी, तो स्वप्न क्यों आते हैं? स्वप्न भी एक अवस्था है, जैसे जागृति एक अवस्था है, निद्रा एक अवस्था है, वैसे स्वप्न भी एक अवस्था है। स्वप्न बहुत में, गहरी नींद। हाँ देखिए, स्वप्न के बारे में एक बड़ी रोचक बात है। माता जी म्यूट कर लीजिए, फिर समाप्त करते हैं इस विषय को करके। स्वप्न बड़ी रोचक स्थिति इस मामले में है कि नियंत्रण रहित होती है वो। जागृति जो होती है हमारी, जागरण की जो स्थिति है, जो प्रत्यक्ष हम कर रहे हैं अभी, जो व्यवहार में बातचीत कर रहे हैं, ये नियंत्रण पूर्वक होती है। चलना फिरना, भागना दौड़ना, खाना पीना, उड़ना भी, उड़ने का मतलब यदि वायुयान में हम जा रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, तो ये सब नियंत्रण पूर्वक हो रहा है। लेकिन स्वप्न जो होता है वो अनियंत्रण पूर्वक होता है। चित्त में जो पूर्व जन्मों की संस्कार हैं, इस जन्म के संस्कार हैं, वो अनियंत्रित हैं, आते हैं उभरते हैं वृत्तियों के रूप में, और उनका एक चित्र जैसा चलता रहता है। बड़ी रोचक स्थिति है वो। और कैसा होता है? अनियंत्रण पूर्वक। वहां हमारा नियंत्रण नहीं है। कैसा नियंत्रण नहीं है? बौद्धिक नियंत्रण नहीं है, किसी प्रकार से हम विचार पूर्वक वहां कोई काम करते नहीं है। थोड़ा बहुत विचार होता है हमारा स्वप्न में, कई बार विचार भी कर रहे होते हैं, कई बार बड़े बुद्धिमानी पूर्वक हम वहां कोई काम कर डालते हैं, और उस उठ करके पता चलता है हमको कि यार देखो स्वप्न में कितना बढ़िया काम मैंने कर दिया था। लेकिन वो नियंत्रण सच में नियंत्रण नहीं है, वो सच में विवेक पूर्वक कोई काम नहीं किया वहां पे। सच में हमने बुद्धिमानी से कोई योजना नहीं बना रखी है वहां पे। या स्वप्न में कभी कोई ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बड़ी योजनाएं बना के काम करता हो, कि जी बहुत महान प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था एक दिन स्वप्न में, और बाद में उठ के पता चला कि उस दिन तो स्वप्न में एक जो बहुत उलझी हुई चीज थी वो सॉल्व कर डाली वहां पे। वर्षों पुरानी एक बड़ी समस्या चल रही थी, एक केस था जो सॉल्व कर लिया। नहीं होता, क्योंकि स्वप्न में वैसा कुछ है ही नहीं, अनियंत्रित स्थिति है। उसको भी उठ के व्यक्ति बोध कर पाता है, उसकी भी स्मृतियां बाद में होती हैं। तो ये स्वप्न की एक विचित्रता होती है। मैं जानता हूँ कि स्वप्न को लेके बहुत सारे लोगों के अलग अलग अनुभव होते हैं, बड़ी जटिलता होती है, बड़ा असमंजस होता है। जैसे एक प्रश्न और उठता है कई बार लोगों का, कहते हैं जी स्वप्न सच्चे होते हैं कि झूठे होते हैं? और विशेषकर वो वाले स्वप्न जो सुबह में आते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, 4-5 बजे के आसपास के जो स्वप्न होते हैं, हमने सुना है कि वो तो सच्चे होते हैं उस समय यदि सपना कोई आए। और कई लोग तो ये दावे करते हैं बड़ी कुशलता से और बड़ी दृढ़ता से कि जी मैं तो कई बार मैंने स्वप्न देखे और वो सच्चे हो जाते हैं मेरे तो। लेकिन जब उनसे ये पूछे कि रेशियो बताइए, रेशियो अनुपात बताइए सच्चे होने का और झूठे होने का, तो पता चलता है कोई 1-8% कोई सच्चा हो गया तो हो गया, वो भी संयोग से। लेकिन जो वो 99% झूठे निकल गए, जो 99% बातें सच्ची हुई नहीं, उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर फिर गोल गोल घूम जाते हैं। तो यदि किसी का कोई स्वप्न सच्चा हो गया बाई चांस, संयोगवश, तुक्के से, तो उसको कोई ये ना कहे कि स्वप्न तो जी सच्चे भी हो जाते हैं। मैंने तो स्वप्न में वहां मूर्ति देखी थी, और वहां फिर जाके खुदाई करके देखा तो वहां मूर्ति सच में निकली। या मैंने तो स्वप्न में एक दिन दुर्घटना देख ली थी ट्रेन की, अगले दिन अखबार में पढ़ा तो वो सच में ही उस स्थान पे दुर्घटना मिली मुझको। ये अनियंत्रण पूर्वक स्थिति है, कोई सोची समझी या कोई योजना पूर्वक, बुद्धिमानी पूर्वक, विवेक पूर्वक कभी स्वप्न नहीं होते।
यदि हो रहा है किसी के साथ तो वो संयोग हो सकता है, यदि किसी का सच्चा हो रहा है तो। नहीं तो फिर मेरा प्रश्न वही रहता है हमेशा ऐसे लोगों से कि वो स्वप्न भी बताइए जो कभी पूरे ही नहीं हुए। कितने हजारों लाखों आपके ऐसे स्वप्न रहे होंगे बचपन से अब तक जो कभी पूरे ही नहीं हुए, सच्चे ही नहीं थे, उस पर बात नहीं करेंगे। और बाई चांस जीवन में कोई एक दो तीन चार पांच स्वप्न यदि उनके सच्चे हो गए तो उसको उठा के पूरा ग्रंथ तैयार कर देंगे, पूरा ढिंडोरा पीट देंगे कि देखो मैंने स्वप्न में देखा था, ऐसा सच्चा हो गया था, ऐसा हो गया था, उस दिन देखा था, सच में दुर्घटना हो गई उनके घर में, वो मर गया था, वो बीमार हो गया था जी, वो जिंदा हो गया, उनके घर बच्चा पैदा हो गया। कुछ ज्यादा घटनाएं नहीं होती हैं ऐसी, चार पाँच छः सात आठ घटनाएं होती हैं बस। तो हमको उन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए जो सच्ची होती ही नहीं है। ठीक है जी, आज का विषय इतना ही रखते हैं, और कल हम एक नई और बड़ी रोचक वृत्ति को आरंभ करेंगे, वो है स्मृति वृत्ति। तो आप सभी आचार्य जी कुछ कह जी 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 कहिए। आचार्य जी अभी कोई श्रीमान जी ये कह रहे थे कि जीवात्मा सोता नहीं है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ, सत्ता प्रकाश का ही बल्कि वो उदाहरण भी दे रहे थे, जी सत्ता प्रकाश में से मैं बोलता हूँ, ये सप्तम या अष्टम समुल्लास का है। जी जीव के विकृत स्वप्न सुसुप्त अवस्था के भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण। जी जी, तो वो जीवात्मा सोता भी है, जागता भी है, और सुसुप्ति अवस्था में भी होता है। जी ये मैं सरस्वती कह रहे हैं जी, हाँ सत्ता जी प्रकाश में। हाँ जी हाँ जी, नौवां समोल्लास है वो, नौवें समोल्लास में है वो स्थिति। तो तीन अवस्थाएं हैं वहां पे, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति की बातें की हुई हैं। तो वो मिला जुला रूप होता है। ज्यादातर विद्वानों का जो झुकाव है वो इंद्रियों को, मन को और आत्मा को लेके कि इनकी तीनों की मिली जुली वो स्थिति होती है, स्वप्न वाली या निद्रा वाली। निद्रा जो आती है वो तीनों का मिला जुला रूप ही रहता है उसमें। हम ये नहीं कह सकते कि केवल आत्मा ही सोता है, केवल ये भी नहीं कह सकते कि शरीर सोता है, चित्त सोता है या इंद्रियां सोती हैं। जी ठीक है जी। आजकल हाँ जी माता जी। ये जैसे सुषुप्ति अवस्था और ये मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, तो जो ये सुषुप्ति वाला रहता है इसमें मतलब बहुत अच्छी, इसको अच्छा माना जाता है, इसमें निद्रा बढ़िया आती है। तो अगर हल्की फुल्की चीज जैसे टच हो गया थोड़ा सा या पुष्प रख दिया, इसका मतलब हमें अनुभव नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे अगर मतलब धक्का दिया, मारा या फिर हिला के या सुई चुभो के फिर हम जगते हैं, सुषुप्ति में होता है। तो क्या मूड में जो स्वप्न आते हैं ऐसा हम उसको समझें? और जो शिफ्ट वाली है, तो क्या उसमें ऐसा रहता है जैसे कोमा में चले जाते हैं, या फिर जब शरीर शांत हो जाता है तो क्या शिफ्ट में वो लेंगे? नहीं, निद्रा तो वो अच्छी है, इसको उससे हम कह ही नहीं सकते। सच में निद्रा तो वही है जिसमें अनुभूति होती ही नहीं है, जिसमें देखिए यहाँ पर सूत्र में भी कहा है, जिसमें प्रत्यय का अभाव हो, ज्ञान का ही अभाव होता है। सच में निद्रा तो वही है। और उसमें भी कौन सी अच्छी होती है, तो वो होती है पहली वाली, जिसमें उठ करके ये लगे। ये तो उठने के बाद पता चलता है निद्रा का। निद्रा के समय तो कुछ पता ही नहीं रहता कि कैसी निद्रा थी। उठ करके क्या पता चले, सुखम अहम अस्वापसम, मैं सुखपूर्वक सोया रात में, मतलब मजा आया सो करके, ये सबसे अच्छी होती है। और पता तो कुछ चलेगा ही नहीं, बोध तो कुछ होगा ही नहीं उसमें, और स्वप्न आ रहे हैं तो फिर वो एक अलग स्थिति हो गई, वो तो निद्रा ही खराब है, फिर निद्रा थी ही नहीं, स्वप्न ज्यादा थे उसमें। और फिर ये लगे, इसी बात को और आगे पुष्ट कर रहे हैं, इस बात की पुष्टि के लिए कह रहे हैं प्रसन्नम में मनः। उठ करके जब लगे कि मन बड़ा प्रसन्न है, प्रज्ञा में विशारदी करोति, बुद्धि खुली खुली सी लग रही है, मन एकदम, मन में तरोताजगी है, तब कहेंगे कि हाँ निद्रा ये वाली अच्छी है सबसे। क्षिप्त को किस में तो मूड वाली में सब जो मैं समझी थी, सुषुप्ति में ही बढ़िया आएगी। मूड में तो वो सपने आते रहते हैं, थोड़ा सा थकावट भी सब रहता है, तो ये तो इसमें स्वप्न ज्यादा आते हैं। और ये शिफ्ट वाली जो है, तो क्या उसमें जो कोमा में चले जाते हैं, फिर उसके बाद जो वापस आते हैं तो फिर उसको कुछ बिल्कुल नहीं पता चलता है। और जब शरीर शांत हो जाता है तो परमात्मा की उससे ना शक्ति से हम दूसरे उसमें जन्म लेते हैं, नवी होने में जाते हैं। तो ये शिफ्ट नहीं सही है, मूड वाली सही नहीं है, सुषुप्ति वाली सही है, क्या हम ऐसा समझें? आपकी बातें पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही हैं।
देखिए बस एक बात समझ मतलब लीजिए, जो सात्विक निद्रा, हम ये सुषुप्ति वाले में रखें, ये हम बोल रहे हैं, क्या ऐसा करें? आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही है। सुषुप्ति देखिए प्रश्न सुनिए, पहले एक बात सुनिए। हमारा प्रश्न जो है वो व्यवस्थित होना चाहिए। पता है, उत्तर देने वाले को बहुत कुछ सोचना होता है, उत्तर देने वाले को बहुत चीजें तैयार रखनी होती हैं। समाधान करने वाला व्यक्ति पहले से बहुत कुछ इकट्ठा और व्यवस्थित क्रम से करके रखता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रश्न करता है उसको तो और ज्यादा मेहनत करनी होती है अपने प्रश्न के लिए। उसको अपना प्रश्न बड़ी उत्तम रीति से, बड़ी कुशलता से कम शब्दों में, एक व्यवस्थित ढंग से, कि समाधान करने वाले को हमारा प्रश्न ठीक से समझ में आ जाए, ऐसे मेहनत करनी होती है प्रश्न के लिए। कई बार तो जैसे मान लीजिए कक्षा चल रही है, वहीं कोई प्रश्न या वहीं कोई शब्द समझ में नहीं आया कि जी मुझे इसका अर्थ बता दीजिए, स्त्यानम का मतलब समझ में नहीं आता, इतना प्रश्न बहुत बढ़िया है, ऐसा पूछना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते क्या हैं, जैसे मान लीजिए कक्षा में नियमित नहीं है, आपको नहीं कह रहा माता जी, आप मत समझिएगा, आपको नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप तो नियमित जुड़ते हैं, ये बात सबके लिए है। कि मान लीजिए कोई बात चल रही है और समझा रहा हूं मैं निद्रा को समझाते समय मुक्ति की बात आ गई, विषय निद्रा का चल रहा है, लेकिन वहां मैं मुक्ति की बात बता बैठा कि मुक्ति में भी ऐसा होता है, मान लीजिए ऐसा उदाहरण चल रहा है। अब किसी ने एकदम हाथ खड़ा किया, अब उस वो प्रश्न एकदम से करने लगा जी मुक्ति क्या होती है, मुक्ति में क्या होता है जी, ये प्रश्न नहीं है। कई बार हम अचानक से आप कोई भी, रुकिए तनिक, ठीक है, ये शिफ्ट वाला समझा दीजिए, ये नहीं समझ में आ रहा है। बात माता जी वो पूरी नहीं सुषुप्ति हुई वाली। थी अभी मेरी, मेरी बात अच्छा। पूरी नहीं हुई, हाँ जी। तो हमको अपने प्रश्न को पहले बहुत अच्छे से विचार करके, व्यवस्थित करके हमको तैयार करना होता है। चलिए आपका बता देता हूँ, क्षिप्त का मतलब होता है बहुत चंचलता, जिसमें चंचलता है। तो ये वाली स्थिति ये वाली है, देखिए यहाँ जो दुखम अहम अस्वापसम है, स्त्यानम में मनः भ्रमति अनवस्थितम, उठने के बाद में ये लगता है कि मेरा मन भ्रमति, दौड़ रहा है, भाग रहा है, और मन खोया खोया सा है, अकर्मण्य जैसा है, और रात में दुख पूर्वक सोया, बेचैनी बनी रही मन में, या करवटें बदलता रहा, परेशान रहा, ये क्षिप्त वाली स्थिति होती है, चंचलता वाली, रजोगुण वाली। ये बहुत खराब है, ये भी अच्छी नहीं मानी जाती। जी आचार्य जी, और इसी मुझे लगता है कि यही है, मुझे उत्तर मिल गया इसमें। जैसे सोने में ऐसा लगता है कि मुझे ठोकर लगी, गिर गई और अचानक से जग जाती हूँ, तो ये शिफ्ट में ही शायद आएगा ना, कि मतलब जब चंचलता रहती है तभी तो एकदम गहरी नींद नहीं आती। हाँ ऐसा जी, लगा हम सो भी रहे हैं और ऐसे बस ठोकर नहीं लगती, मतलब सोने में ऐसा लगता है कि बहुत तेज से ठोकर लगी, हाँ, मैं गिर गई और हाँ, एकदम हाँ, अचानक से जग झटका सा जाती लगता है, हूँ। हाँ जी, झटका सा लगता है और एकदम से उठ जाते हैं। हाँ, और ऐसा लगता है कि सच में रियलिटी में झटका लगा है, जी, ऐसा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, स्वप्न की वजह से होता है। बहुत बार स्वप्न में जैसे गिर रहे थे छत पर से, स्वप्न में ऐसा चलता है छत पर से गिरने वाले थे, और वास्तव में भी ऐसा ही लग रहा है जैसे हाँ हम छत में ही हूँ और गिर रहे हूँ। वहां से कूदे, अचानक से आंख खुल गई कि अरे मैं कहाँ गिर गया, देखा तो मैं तो बेड पे बैठा हुआ हूँ, ये लेटा हुआ हूँ। तो ये स्वप्न की वजह से होता है। कई बार स्वप्न जल्दी याद आ जाता है, कई बार स्वप्न याद नहीं रहता और हमको लगता है कि ये निद्रा में चल रहा था, निद्रा में नहीं, वो स्वप्न में चल रहा होता है। निद्रा स्वप्न से अलग स्थिति होती है। जी धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, ठीक है।